हेलो एंड वेलकम बैक टू द साइंस लैब अगरतला अगेन। लास्ट वीडियो में हमने त्रिपुरा में कैसे काउंसलिंग करवाना है, स्टेट काउंसलिंग, उसके बारे में बात किया था। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है। ऑल इंडिया काउंसलिंग कब होता है, स्टेट काउंसलिंग कब होता है, फीस कितना है, किसके लिए, कितने राउंड्स होता है, कौन से राउंड के बाद होता है, सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही में अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप या तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट 2023 का ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दें। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है उसको कंडक्ट करवाता है mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको इस ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको ये जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे कि ये MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में होता क्या क्या है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट है, उस 15% सीट का जो काउंसलिंग होता है वो कौन करवाता है, ये MCC करवाता है या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर होता है। 15% किसी भी गवर्नमेंट सीट में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से होता है, आपको पता होगा। उसके बाद BHU जानते होंगे आप लोग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 100% जो भी मेडिकल सीट है उसका काउंसलिंग BDS का और MBBS का दोनों ही MCC करवाता है। उसके बाद जितने भी एम्स है ऑल ओवर इंडिया में, सारे एम्स का 100% काउंसलिंग MBBS सीट का वो भी आपका MCC ही करवाता है। उसके छोड़ के जिपमार्क पौंडीचेरी जो है बहुत रेपुटेड कॉलेज है, उसका भी 100% जो है, सॉरी, उसका ऑल इंडिया कोटा का जो है, ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है वो करवाता है MCC। उसके बाद AMU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस है जैसे AMU, DU, VMMC, फिर ABVIMS, ये सारे के ये जितने भी कॉलेजेस हैं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी है वो सारे ही MCC उसका काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। जामिया का भी जो काउंसलिंग है वो भी सेंट्रल करवाता है। उसको छोड़ के ESIC का भी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में ही होता है या फिर ऑल इंडिया MCC जो है वो करवाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें यहाँ पे तो SC के लिए 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व होता है, ST के लिए 7.5, PW के लिए 5%, OBC के लिए 27% रिजर्व्ड है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उन्हीं सब में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपका आ गया एम्स, आ गया आपका जितने भी जिपमार्क है, एम्स है, BHU है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद EWS कोटा में अगर देखेंगे तो EWS कोटा में भी ऑलमोस्ट 10% सीट रिजर्व्ड है। काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डिटेल चाहिए, आप यहाँ पे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इसमें मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करवाना भी है तो हम पेड काउंसलिंग भी करवाते हैं। अगर आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर जितने भी एनालिसिस है कि कौन से कॉलेज में आपको ये एडमिशन लेना पड़ेगा, पूरा ही प्रोसेस हम लोग देखेंगे। पूरा आपका स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग दोनों का ही हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए जो है वो पेड है। हम आपको पूरा ये देते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे। उसके बाद मेरा एक कोचिंग सेंटर भी है, द साइंस लैब के नाम से, अगरतला में है, रामनगर में। आप चाहे तो इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट 2024 में या फिर 25 में नीट दे रहे हैं तो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सा है। सबसे पहले तो देख लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर LHMC, UCMS और MAMC, ये जो कॉलेजेस है इनमें 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आता है और 85% दिल्ली के बच्चों के लिए ही आता है। ये स्पेसिफिक फॉर दिल्ली के बच्चों के लिए 85% रिजर्व है, लेकिन इसको करवाता MCC ही है, इसका काउंसलिंग MCC ही कंडक्ट करता है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें 50% ऑल इंडिया कोटा का सीट्स है और 50% स्टेट कोटा का सीट्स है, लेकिन उसको भी MCC कंडक्ट करवाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखिए, इसमें 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में है और उसको भी MCC कंडक्ट करवाता है। फिर जामिया में भी आपका जो है वो भी MCC कंडक्ट करवाता है। फिर अगर आप VMMC, SGH इसमें देखेंगे तो सेम उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की तरह ही 15% ऑल इंडिया कोटा है और 85% स्टेट कोटा है इनमें।
तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट है। उसको छोड़ के जो एम्स वगैरह है उनमें तो 100% सीट के लिए ही आपका ऑल इंडिया कोटा होता है और उसको एमसीसी ही कंडक्ट करता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी देखेंगे, राउंड 1 में आपको एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए वो 1000 होता है और ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी के लिए वो 500 होता है। उसी के साथ आपको एक टोकन फ़ी जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है, ये भी आपको सबमिट करना है। ये ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का होता है जनरल कैटेगरी के लिए और 5000 होता है फॉर ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। और ये 5000 और 10,000 रुपीज़ जो है वो रिफंडेबल है, वो आपको कंप्लीट वापस मिल जाएगा अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है या फिर किसी वजह से आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो। उसके बाद आपका डीम्ड कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर डीम्ड कॉलेज, मतलब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है वो ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का है। उसको छोड़ के आपको 2 लाख रुपीज़ का जो है 2 लाख रुपीज़ का आपको एक ये रिफंडेबल 5000 रुपीज़ का ये नॉन रिफंडेबल है और 2 लाख रुपीज़ का एक रिफंडेबल अमाउंट आपको मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये आपको वापस मिल जाता है। फिर सिमिलरली एसटी और एससी ओबीसी के लिए भी ये सेम ही है 5000 और इधर 2 लाख, तो यानी कि 2 लाख 5000 आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं उसके बाद आगे का प्रोसेस, जब हम लोग आप ये पेमेंट कर देंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही। अगर आप वो स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको ये जो अमाउंट है रिफंडेबल अमाउंट वो आपको नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको वो क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो 2 लाख रुपीज़ नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो 5000 या फिर 10,000 रुपीज़ है वो आपको कौन कौन से कंडीशन में वापस नहीं मिल सकता, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इसके लिए सबसे पहले तो आपका mcc.nic.in में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आ जाए आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर आप चाहते हैं तो हमसे भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का कि कौन कौन सा कॉलेज आप चॉइस करना चाहते हैं या फिर आपके प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 3 से 4 दिन दिया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। मान लीजिए आप सबसे पहले एम्स दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद किसी और कॉलेज में, उसके बाद बीएमएमसी में, तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में आप अपने प्रेफरेंस वाइज वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई करिएगा इसके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज को आप चूज़ करें, इससे होगा क्या आपका चांसेस बढ़ जाएगा किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक भी करना होता है। एक बार अगर आपने चॉइस लॉक कर दिया तो आप उस प्रेफरेंस को नहीं चेंज कर सकते हैं। आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, 3 दिन के टाइम में आप जितने बार मर्जी आपका प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इसको लॉक कर दिया फिर उसके बाद आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लॉक कर दिया तो आप वापस से इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब चॉइस लॉकिंग अगर आप नहीं करते हैं, जब लास्ट डेट होगा 3 दिन का टाइम, तब तक अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोफाइल है मतलब वो जो चॉइस है वो लॉक हो जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए राउंड 1 में पहुंच जाएंगे। अब काउंसलिंग होता कैसे, काउंसलिंग देखिए 2 प्रोसेस होता है इसमें। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, दूसरा स्टेट काउंसलिंग होता है। अब हर एक में ही 3 या फिर 4 राउंड होते हैं मेनली। एक फर्स्ट राउंड, राउंड नंबर 2 मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी, ठीक है। तो आपको मेनली फोकस करना है राउंड 1 और राउंड 2 में, क्योंकि यही 2 मेन इंपॉर्टेंट राउंड्स है। उसके आगे वाले जो है वो बहुत कम उसमें चांसेस होता है किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होने का। तो ऑल इंडिया राउंड 1 सबसे पहले शुरू होता है। अगर आप पहले देखेंगे तो ऑल इंडिया राउंड 1 शुरू होता है और ये जो राउंड 1 स्टेट का और ऑल इंडिया का जो राउंड्स है वो साइमल्टेनियसली चलता है। सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 शुरू होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे आपका अप्लाई वहाँ पे करेंगे वहाँ पे आपका कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज में अलॉट किया गया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और जाके आपको वहाँ पे एडमिशन करवा लेना है। इन केस अगर आपको वो एडमिशन नहीं करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, आप वहाँ पे मत जाइए और आपका जो सीट अलॉट हुआ था वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। वो तो एक केस हो गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो गया, ठीक है, आपने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए एक अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे अपग्रेड करवाना है। आपको वो सीट अलॉट तो हुआ लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए या फिर आपका प्रेफरेंस कुछ और कोई दूसरा कॉलेज है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो
एडमिशन है वो तो उस कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन साथ ही में आपका काउंसलिंग राउंड 2 में भी आगे बढ़ेगा। अगर राउंड 2 में आपने जिस कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन दिया था वो हो जाता है तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो उस कॉलेज से वो दूसरे कॉलेज में हो जाएगा, मतलब आप जिस कॉलेज में जाना चाहते थे उस कॉलेज में आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। उसके बाद जैसे आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग ख़त्म होगा, आपका स्टेट काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे आपको एक कॉलेज मिल गया, लेकिन स्टेट वाले कोटा में आपको इससे भी अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑल इंडिया कोटा से एग्जिट कर सकते हैं और स्टेट का जो काउंसलिंग है उसमें आप अप्लाई कर दिए हैं और आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया है, तो वो स्टेट का जो सीट है उसको आप ले सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आपको ऑल इंडिया में सीट मिला चाहे नहीं मिला, आप स्टेट का काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना है और आप कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 है उसको मतलब कैंसिल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें स्टेट के राउंड 1 में आप अलाउ हो जाएंगे, मतलब आप स्टेट के राउंड 1 में आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको स्टेट का जो काउंसलिंग है वहाँ पे आपको सीट अलॉट नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मतलब यहाँ पे होता क्या है कि स्टेट का जैसे सबसे पहले सेंट्रल का राउंड 1 शुरू होता है, उसके कुछ ही दिनों बाद स्टेट का राउंड 1 शुरू होता है। स्टेट का राउंड 1 खत्म होते ही सेंट्रल का राउंड 2 शुरू होता है। सेंट्रल का राउंड 2 खत्म होते ही स्टेट का राउंड 1 शुरू होता है। तो ये ऐसे करके जिग-जैग मैनर में चलता है, दोनों एक साथ नहीं चलता। एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू होता है, ऐसे करके चलता है। अब फुल प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप राउंड 1 में हैं सेंट्रल के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया। अब आपका जो चॉइस है वो फील्ड किसी वजह से नहीं हुआ, आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप वहाँ से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए पहुँच जाएंगे, आपको डायरेक्टली राउंड 2 में भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो सीट के लिए अप्लाई किया था वो सीट आपको नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं और आप राउंड 2 के लिए पहुंच जाएंगे। ये दो कंडीशन है, सीट अलॉट हो गया नहीं हुआ, सीट अलॉट हो गया आपने नहीं लिया, और सीट अलॉट हो गया और आपने सीट अलॉट हो गया और आपने नहीं लिया और सीट अलॉट नहीं हुआ, उस दोनों कंडीशन में आप राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका सीट अलॉट हो गया और आपने सीट ले भी लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग जो है वो खत्म हो जाएगा और आपका आगे काउंसलिंग राउंड 2 के लिए आप आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका सीट अलॉट हुआ, आपने सीट एडमिशन ले तो लिया, लेकिन आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में भी आप राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। अब देखिए, राउंड 1 में कोई फाइन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि राउंड 1 के बाद आपको आगे और काउंसलिंग नहीं करवाना है तो आप एग्जिट कर सकते हो और आपको आपका रिफंडेबल अमाउंट, जो पेमेंट आपने किया था 5000 या फिर 10,000 का, वो आपको वापस मिल जाएगा। ना राउंड 2 में तो आप आ गए। यहाँ पे राउंड 2 में आने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जैसे आपका सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपका चॉइस जो है वो फिल्ड हो गया। अब क्या होगा, जैसे आपका चॉइस फिल्ड हो जाएगा, आपको अभी उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। अगर आपने इस बार स्किप कर दिया, आपका चॉइस फिल हो गया और आपने इस बार एडमिशन नहीं लिया, तो क्या होगा, आपको वो जो अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर डीन कॉलेज है 2,05,000 रुपीज़, मतलब 2 लाख रुपीज़, और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो 5,000 to 10,000 रुपीज़ आपको वापस नहीं मिलेगा, अगर आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आप नहीं लेते। लेकिन अगर यहाँ पे आपका सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे मॉप अप राउंड में, और मॉप अप राउंड में आपका काउंसलिंग आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब अगर किसी ने राउंड 1 के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, वो भी फ्रेशर होगा और वो भी चाहे तो राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे आपका सीट अलॉट नहीं हो भी गया तो फिर से आप अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक बार, मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर आपने यहाँ पे एक बार राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गया है तो आप आगे की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई करना है तो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फ्रेश डिपॉजिट या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउंड 2 ध्यान रखना। और एक और चीज़ है, अब आपको राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में तो समझ आ गया होगा। अब देखिए एक और चीज़, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में एक सीट अलॉट हुआ तो आप उसको कैंसिल करके स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसके बाद आपका स्टेट कोटा में भी नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल में किस राउंड 2 में आपका एक कॉलेज में हो गया और स्टेट का राउंड 2 में आपको एक इससे अच्छा कॉलेज मिल गया। जैसे आप यहाँ पे सेंट्रल का राउंड 2 के लिए किसी सीट आपको अलाउड कर दिया जाएगा और आप वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, तो आप स्टेट का राउंड 2 के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे।
तो इससे अच्छा है कि आप ये, अगर आपको स्टेट को आपको लग रहा है कि स्टेट में आपका राउंड 2 में हो जाएगा, तो आप सेंट्रल का राउंड 2 के लिए अप्लाई ही मत करिए, ठीक है। तो ये राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में मैं आपको सारे बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। द मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल इंक्लूड द पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको यहाँ पे 2 पेमेंट करना पड़ेगा, एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी और दूसरा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना है। अगर आपका सीट अलॉट हो गया है राउंड 1 में तो फिर अच्छी बात है, आपका रिजल्ट एमसीसी वेबसाइट में आ जाएगा। और अगर आपका सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट राउंड 2 के लिए पहुंच जाएंगे। अब राउंड 2 में होगा क्या, राउंड 2 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? राउंड 2 में तो फ्रेशर्स जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसको छोड़ के जिसने राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया था, उनको कॉलेज मिल गया था लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, वो लोग भी चाहे तो राउंड 2 में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था वो लोग चाहे तो पूरा पेमेंट देके राउंड 2 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसका राउंड 2 का भी जो रिज़ल्ट है वो भी आपको एमसीसी वेबसाइट में मिल जाएगा। और अगर आपने राउंड 2 में एडमिशन नहीं लिया तो आपको पता है कि आपका जो फीस है, जो रिफंडेबल अमाउंट है वो कट जाएगा। नेक्स्ट मॉपअप राउंड में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होता है, बस ये एम्स, जिपमक और ईएसआईसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही होता है। और इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है जो आपको फिर से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा और इसको आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो मैंने बोल दिया था कि राउंड 1 जो है वो फ्री एग्ज़िट है, लेकिन राउंड 2 में आपको अगर एग्ज़िट करना है तो उसके लिए आपको फ़ीस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको फ़ाइन पे करना होगा। और उसके बाद अगर आप मॉपअप राउंड में फिर से ये करना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमसीसी वेबसाइट में। और अगर आपको किसी सीट अलॉट हो गया तो वो आपको दिखेगा एमसीसी वेबसाइट में ही दिख जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो अगर हम लोग बात करें तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नेट का स्कोर कार्ड, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो बच्चे ड्रॉप लिया होगा 2 साल या फिर 1 साल, जो भी आपने ड्रॉप लिया होगा, तो आपने ड्रॉप ही लिया है, किसी कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया, उसका एक आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आप बनवा सकते हैं एफिडेविट करके। तो वो बनाने के बाद आपको ये शो करना पड़ेगा कि लास्ट 1 या फिर 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ना कि किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कुछ भी आप रख सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आपने क्या किया, जब आपने फीस ये रजिस्ट्रेशन किया तब आपने बोला कि आप ओबीसी कैटेगरी से है, और आप जब कॉलेज गए तो आपने वो ओबीसी सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं कर पाए जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ होगा, तो आपका उस कंडीशन में आपका सीट या फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और आप राउंड 1 में अगर है तो राउंड 2 के लिए पहुंच जाएंगे, और राउंड 2 में अगर है तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। सीट अलॉटमेंट लेटर अगर आप देखेंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर वो आपको एमसीसी से मिल जाएगा, वेबसाइट से मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कोटा के केस में चाहिए, और डब्ल्यूईएसएम जो होता है वो होता है एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स जो मिलिट्री पर्सनस है उनके सन या फिर डॉटर्स के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। त्रिपुरा के बच्चे स्पेशली, अगर आपको एजीएमसी, रिम्स या फिर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं। मैं आपसे 1500 रुपीज़ का एक नॉमिनल फ़ीस रखूँगा, जिसके अगेंस्ट में मैं आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग अच्छे से रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे सब कुछ मैं कर दूँगा आपके लिए। जो कौन कौन सा कॉलेज आपको प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए, कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ये कर दूँगा, प्रिपरेशन कर दूंगा। तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्राई करिएगा व्हाट्सएप करने का ही, कॉल ना करने का। और नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं 2024 में या फिर 25 में एक नीट के लिए अच्छे से सिलेक्ट प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप मेरे कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू, बस इतना ही है आज की वीडियो के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना पहली बार आए हो तो, और पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।